सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, कक्षा रहेगी 12 और आज का हमारा पाठ रहेगा वैश्वीकरण। आज हम वैश्वीकरण नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको इन विकल्पों में से देख के बताना कि कौन सा विकल्प इनमें से सही है। क, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। यह कह रहा है कि वैश्वीकरण है वो सिर्फ आर्थिक परिघटना है। खैर, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। दूसरा यानी खैर कह रहा है कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। ग, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। घ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो ये कारण वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? हमें देखना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो क, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। सिर्फ आर्थिक परिघटना नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर कह रहा है सिर्फ आर्थिक परिघटना है, तो गलत हो गया। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में, गलत हो गया। 1991 में नहीं हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण भी समान नहीं है, यह भी गलत हो गया। अब है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यह सही हो जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है? एक बहुआयामी परिघटना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। उत्तर घ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी आपको बताना है कि वैश्वीकरण के प्रभाव जो पड़ते हैं उसके बारे में कौन सा कथन है सही है। क, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। यह कह रहा है कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। ख, सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। ग, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित रहा है। घ, वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो अब आप देखेंगे यह कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा विद्यार्थियों क, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। तो सभी देशों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है, सभी समाजों पर भी समान नहीं है, सम नहीं है। तो यानी इसमें यह सही पूछ रहा है, तो यह कथन से हो जाएगा कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, क्योंकि सभी देशों पर वैश्वीकरण प्रभाव एक समान थोड़ी पड़ता है। क्या गलत हो गया? सभी देशों समाज में वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है, गलत हो गया। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीति, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित रहा है, गलत हो गया। वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है, अनिवार्यता अनिवार्यता जरूरी नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। तो इसका हो जाएगा विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, यह कथन सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? जो वैश्वीकरण के कारण हैं, उन कारणों में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है। तो वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है।
वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही देखना है। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। तो यह कहना है कि आपको इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें यह कथन सही हो जाएगा, वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अति लघुतरात्मक रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्रौद्योगिकी है। तो यह कथन सही हो जाएगा। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। खास समुदाय थोड़े ही एक कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में थोड़े ही, एक राज्य में थोड़े हुआ। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर निर्भरता नहीं है। तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है प्रौद्योगिकी है। यह कथन सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं वैश्वीकरण नामक पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? यही भी कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है सही है, सही कथन बताना है। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो अब यदि पूछ लीजिए वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण यानी विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव ही वैश्वीकरण है। विश्वव्यापी पारस्परिक आपस में जो जुड़ाव है वही क्या है? वैश्वीकरण है। तो घ सही हो जाएगा। यह कह रहा है कि वैश्वीकरण कारण सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही गलत हो गया। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, यह गलत हो गया। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब की बार कह रहा है कि आपको गलत बताना है, गलत कथन कौन सा है। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वैश्वीकरण के समर्थक कहते हैं कि वैश्वीकरण से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। तो वैश्वीकरण के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। सही या पर पूछ रहा कि इसमें गलत बताना, वो गलत कौन सा है? वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो वैश्वीकरण के जो पैरोकार हैं वो तर्क देते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यह आपको जो कथन दिए गए हैं चार, यह कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यानी यहां पर आलोचक दे दिया, तो आलोचक तो नेगेटिव बात करेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यह बात समर्थक कह सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रोकारों का तर्क है इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यह सही हो गया, यह भी सही हो गया और यह भी सही हो गया। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण के
आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यह तर्क गलत हो गया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं वैश्वीकरण नामक पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो अब नया पैटर्न जारी किया गया है, उसके अनुसार रिक्त स्थान के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का खालिस्तान कहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का खालिस्तान कहा है। तो इसे खाली जगह में क्या आ जाएगा, पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। दूसरा है, वैश्वीकरण एक खालिस्तान धारणा है। वैश्वीकरण एक खालिस्तान धारणा है। तो इसमें आ जाएगा बहुआयामी धारणा है। बहुआयामी धारणा है। वैश्वीकरण एक खालिस्तान धारणा है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है। तीसरा है, वैश्वीकरण के खालिस्तान प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है। वैश्वीकरण के खालिस्तान प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा आर्थिक प्रभाव ने। कौन से प्रभाव ने? वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई में बांट दिया है। चौथा है, वैश्वीकरण से हर संस्कृति अलग और विशिष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो वैश्वीकरण से हर संस्कृति और हर संस्कृति अलग और विशिष्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। विश्व देखना, दोबारा देखना कि वैश्वीकरण से हर संस्कृति अलग अलग है ना, अलग अलग का मतलब विभिन्न, तो अलग और विशिष्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। पांचवा रिक्त स्थान विद्यार्थियों, औपनिवेशिक दौर में भारत आधारभूत वस्तुओं और कब देखना दोबारा, औपनिवेशिक दौर में भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामान का खालिस्तान देश था। तो देखिए, औपनिवेशिक दौर में भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का तो निर्यात करता था, तो और बने बनाए सामान का क्या करता था, तो आयात करता था। हो जाएगा आयातक देश था। बने बनाए सामान का आयातक देश था। अगला रिक्त स्थान है, भारत ने नई आर्थिक नीति खालिस्तान में शुरू की। तो भारत ने नई आर्थिक नीति कौन से सन में शुरू की? दोबारा देखना, किसी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी विकल्प के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है यह प्रश्न, और अति लघुतरात्मक रूप में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने नई आर्थिक नीति खालिस्तान में शुरू की। तो हो जाएगा 1991 में। 1991 में भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति शुरू की थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के अगले प्रश्नोत्तर। आगे पूछे जाएंगे आपसे अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह है। दोबारा देखना, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह है ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह है, क्या है? वैश्वीकरण है। विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह क्या है? वैश्वीकरण है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगम से क्या आशय है? बहुराष्ट्रीय निगम से क्या आशय है? तो इसका हो जाएगा
वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपनी आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियां चलाती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय निगम से क्या आशय है? तो वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में, एक से ज्यादा देशों में अपनी आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियां चलाती हैं, बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड डब्ल्यू एफ फोरम एंड सोशल, तो वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवकों और महिला कार्यकर्ताओं का एक नव उदारवादी विश्वव्यापी मंच है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? WSF, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवकों और महिला कार्यकर्ताओं का एक नव उदारवादी विश्वव्यापी मंच है। तो नव उदारवादी यानी जो वर्ल्ड सोशल फोरम है यह एक नव उदारवादी विश्वव्यापी मंच है। हाँ तो विद्यार्थी है WSF वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम वैश्वीकरण का विरोध करने वाले जो पर्यावरणविद हैं, मजदूर हैं, युवक हैं और महिला कार्यकर्ताओं का एक नव उदारवादी विश्वव्यापी एक मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कब और कहां हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की कौन सी चौथी बैठक कब और कहां हुई? तो देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई। 2004 में मुंबई में हुई। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहां हुई? तो पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई। पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई और चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई। किसकी? वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कब और कहां हुई? तो 2004 में मुंबई में और पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अति लोकधरात्मक अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी? किसकी? राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी? तो ये छपाई यानी मुद्रण की तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। छपाई या मुद्रण की तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी? छपाई मुद्रण की तकनीक ने। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, किन आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति कर दिखाई है? किन आविष्कारों के नाम बताने जिन आविष्कारों के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में संचार क्रांति दिखाई दे रही है। तो उन आविष्कारों में कौन हो जाएगा? टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप। किन आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति कर दिखाई है? तो वे आविष्कार हो जाएंगे टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? भूमंडलीकरण क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, यातायात और संचार के साधनों ने दुनिया के देशों को एक दूसरे से जोड़कर विश्वग्राम में बदल दिया है। यातायात और संचार के साधनों ने दुनिया के देशों को एक दूसरे से जोड़कर विश्वग्राम
विषमग्राम बना दिया है। तो यही क्या है, भूमंडलीकरण है। इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। तो यातायात और संचार के, तो भूमंडलीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? यातायात और संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण दुनिया के देश हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ गए और सारा विश्व एक ग्राम के रूप में बदल गया। इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहा जाता है। विश्व संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है? किसके नाम पर है? विश्व संस्कृति। आजकल एक बहुत सी बार यह शब्द सुनने को दिखाई देता है कि सुनने को आता है कि विश्व संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है। तो विश्व संस्कृति नाम क्या हो रहा है? शेष विषयों पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। विश्व संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है? तो कह रहा है कि शेष यानी पश्चिमी संस्कृति को छोड़ करके शेष विषयों पर कौन सी संस्कृति लादी जा रही है? पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा है, या अगर वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए तो हो जाएगा, इससे हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है। तो वैश्वीकरण के द्वारा हमारी जो पसंद है या नापसंद है तो उसका दायरा क्या है? बढ़ता है। तो इस प्रकार से एक सकारात्मक प्रभाव है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संरक्षणवाद की नीति क्या है? संरक्षणवाद की नीति क्या है? तो संरक्षणवाद की नीति वैश्वीकरण का विरोध करती है। संरक्षणवाद की नीति वैश्वीकरण का विरोध करती है। तो संरक्षणवाद की नीति क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करने वाली नीति संरक्षणवाद की नीति है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। तो भारत ने संरक्षणवाद की नीति कब अपनाई? स्वतंत्रता के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्डीकरण मैकडोनाल्डीकरण से क्या आशय है? तो देखिए विद्यार्थियों, इसका आशय है कि संसार की विभिन्न संस्कृतियों, इसका मैकडोनाल्डीकरण से क्या आशय है? यानी मैकडोनाल्डीकरण से आशय है कि संसार की विभिन्न संस्कृतियां अब अपने आप को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं। यानी मैकडोनाल्डीकरण का मतलब है कि संसार की विभिन्न संस्कृतियां हैं वो अपने आप को प्रभुत्वशाली मानी जाने वाली अमेरिकी जो संस्कृति है उसके ढर्रे पर स्वयं को ढालने लगी हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, साम्राज्यवाद से क्या आशय है? साम्राज्यवाद से क्या आशय है? साम्राज्यवाद, तो देखिए, जब कोई देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। तो साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? जब कोई देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद कहा जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि चीन है वो साम्राज्यवाद की नीति पर चल रहा है। तो साम्राज्यवाद, जब कोई देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले उसे क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं अगले प्रश्नोत्तर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वामपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? वामपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? तो वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनी और निर्धनों के बीच की खाई को और बढ़ाएगा। वामपंथी आलोचक कह रहे हैं कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनी और निर्धन के बीच की खाई को और बढ़ाएगा। तो वैश्वीकरण के बारे में वामपंथी की राय है कि भाई नहीं, वैश्वीकरण अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे धनी और निर्धनों के बीच की खाई है वो और बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? दक्षिणी पंथी जो आलोचक हैं, वामपंथी तो कह रहे हैं कि धनी और निर्धनों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि दक्षिणी पंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? तो दक्षिणी पंथी आलोचकों का मानना है कि इससे राज्य कमजोर हो रहा है। पहली बात तो यह कह रहे हैं दक्षिणपंथी आलोचक कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के द्वारा राज्य कमजोर हो रहा है, और दूसरी बात
इससे परंपरागत संस्कृति की हानि होती है। तो इसका यानी दक्षिणपंथी आलोचकों का मानना है कि इससे राज्य कमजोर हो रहा है तथा परंपरागत संस्कृति की हानि होगी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सिएटल 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक के विरोधी प्रदर्शनकारियों का क्या तर्क था? सिएटल 1999 में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों की मंत्री स्तरीय बैठक थी, उसके विरोधी प्रदर्शनकारियों का क्या तर्क था? उसका जो विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी थे उनका क्या तर्क था? तो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई थी? 1999 में। तो उनका विरोध करने वाले जो विरोधी प्रदर्शनकारी थे उनका क्या तर्क था? तो उनका तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। यानी उनका मानना था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में जो विकासशील देशों के हित हैं उनको समुचित महत्व नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने वैश्विक नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।